साथियों, तो आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सीटेट का पेपर 1 है दोस्तों। जो सीटेट का पेपर 1 है, सीटेट का जो दोस्तों पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए मैथ्स का टॉपिक हम लोग दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक्चुअली आपका 2012 का पेपर है, 2012 का पूर्व वर्षों का, पिछले वर्षों का प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 2011 का पेपर, और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2012 का पेपर जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। और यही सब क्वेश्चंस जो है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। यही क्वेश्चंस नंबर चेंज करके आपसे पूछा जाता है। तो एक बार अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो ये क्वेश्चंस जो है आपको बहुत काम आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चंस देखिए क्या है। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक आयत की लंबाई आय है, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे आयत बना लेते हैं दोस्तों। इसकी लंबाई क्या है, आय है, और साथ में क्या बोल रहे दोस्तों, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का आधा है, यानी कि इसकी चौड़ाई जो है लंबाई का आधा है, यानी लंबाई का आधा यानी I/2 है। आय है लंबाई, तो इसका आधा I/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहे दोस्तों कि चौड़ाई को समान रखकर लंबाई को दोगुना कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, चौड़ाई को समान रखते हैं और लंबाई को दोगुना कर देते हैं। तो चौड़ाई को समान रखते हैं यानी कि I/2 रहने देते हैं, और लंबाई को अगर दोगुना कर देंगे तो आयत की परिधि क्या हो जाएगी, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आयत की परिधि क्या हो जाएगी, तो देखिए इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इसको हम 2i कर देते हैं, ठीक है। चौड़ाई को, लंबाई को दोगुना कर देते हैं, चौड़ाई को कुछ नहीं करते हैं, चौड़ाई को कुछ नहीं करना, सेम रहेगा, लंबाई को 2i कर देंगे i की जगह। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप दोस्तों यहाँ पे देखिए परिधि या परिमाप क्या हो जाएगा। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, 2 × L + B होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो 2i + I/2 कितना हो जाएगा, 5i/2, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, यानी आपका आंसर 5i आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल जोड़ करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है दोस्तों कि एक आयत की लंबाई और इसकी चौड़ाई अच्छा ये तो कर लिया ना अभी। इसके बाद कर रहा है कि उक्त में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा यहाँ पे, देख लीजिए, ये हो गया 4 चौके 16, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसका स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64। फिर देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया कितना 16, और 16 का स्क्वायर हो गया 16 × 16, ठीक है। इसको बाद में कर लेंगे, 16 16 कितना होता है इसको देख लेंगे, ठीक है। फिर है 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लग रहा है ये 16 और × 16, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, 16 और 16, ठीक है। 36 छगाए के 36 के 7 में 3 और 96 ये हो गया, और फिर 16 इसमें और जुड़ जाएगा, 6 9 6 15 256 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 16 × 16 है 256 हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट में है दोस्तों, ये भी पूछा गया क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में, कह रहे कि एक कक्षा में 1/8 को चित्रित करना है, ठीक है। एक कोई ऐसा एक रेक्टेंगल है या आयत है, इसको 1/8 भागों में बांटना है। तो कह रहे इनमें से कौन सा एक जो है गलत चित्र है, यानी कि 1/8 जिसमें बांटा हुआ है वो तो ठीक है, जिसमें 1/8 पूरा नहीं बांटा है वो गलत है। देखिए यहाँ पे ये सही है, क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, पूरे को आधे में बांट लिया, ठीक है। फिर इस आधे में ये ना 4 इस तरीके से बांटते, तो आप कैसे भी बांट लो, बराबर बराबर बंटना चाहिए। तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। देखिए 4 इस तरीके से बांटा, 4 इस तरीके से, 4 इस तरीके से बांटा, ठीक है। और 4 में से एक हिस्सा रंगा हुआ है, यानी कि 1/8। टोटल घर का एक हिस्सा रंगा हुआ है, टोटल घर कितना है 8। तो 8 घर में से एक घर रंगा हुआ है, तो एक घर रंगा हुआ, 8 घर में से एक घर रंगा हुआ, तो 1/8 हो गया, ठीक है। तो ये सही है।
इस प्रकार से ये भी सही है। देखिए दोस्तों, इसको भी जैसे ऐसे है, यहाँ पे देखिए कैसे सही है, क्यों बराबर बराबर है। यहाँ पे देखिए एक छोटे से जो हिस्सा है कलर किया हुआ, इसमें देखते हैं कि इसको ऐसे बांटा हुआ है। देखिए ये ऐसे बांटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो कलर किया हुआ हिस्सा है, ये देखिए ये हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए ये उभरा हुआ और ये उभरा हुआ बराबर है, और इधर कम है और इधर कम है, बराबर, इसीलिए दोनों बराबर बराबर बांटा गया है, ठीक है। यानी कि सपोज कीजिए कि कोई रोटी है, कोई एक रोटी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक इस तरह का कोई ब्रेड है, इसको पूरा बीचों बीच ना ऐसे बीचों बीच ना बांट के वो क्या किया, एक स्टाइल में ऐसे काट दिया, ठीक है। तो ये भी बराबर ही है, चाहे आप ये साइड ले लो और चाहे आप ये साइड ले लो, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसलिए ये भी सही है, ठीक है। ये भी सही होगा। उसके बाद देखिए सी नंबर में दोस्तों डी नंबर पहले देख लेते हैं, फिर सी को देखते हैं, क्योंकि सी गलत है। तो डी नंबर में देखिए 8 घर में से एक घर रंगा हुआ है, तो 1/8 ये भी सही है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये गलत है। ये गलत क्यों है? ये देखिए इसमें क्या किया है कि ये मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है। इसमें से ये एक ऐसे लाइन खींच दिया है, एक बीचों बीच लाइन खींच दिया, एक ऐसे लाइन खींच दिया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ना चारों हिस्सा अलग अलग है, चारों हिस्सा क्या है, अलग अलग है, एक समान नहीं है। ऐसे आप नहीं बांट सकते। अगर मान लीजिए किसी घर में बंटवारा हो, तो आप इसको अगर इस तरीके से बांटोगे ना, तो किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को कम और किसी को ज़्यादा ये हो जाएगा और ज़्यादा ये हो जाएगा, कम ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कम हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर बराबर नहीं बांटा गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ये प्लस का जो साइन है ना, प्लस का साइन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्लस का जो ये साइन है, इसका देखिए मतलब है कि 4+3 अगर है तो 4 से स्टार्ट होगा और 3 स्टेप आगे बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये इसको ऑब्जर्व कीजिए, 4+3 लिखा हुआ, यानी कि 4 से स्टार्ट है और 3 डिजिट आगे बढ़ा है, 3 डिजिट आगे बढ़ा, यानी 4, 5 और 6, 3 डिजिट आगे बढ़ा। फिर 5 से यहाँ पे इसमें देखिए 5 से चालू और 4 डिजिट आगे बढ़ा है, तो 5, 6, 7 और 8। फिर इसी तरीके से 6 से चालू है और 4 डिजिट आगे बढ़ा है, तो 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो इसी तरीके से n है, तो n से चालू होगा और n डिजिट आगे बढ़ेगा, तो n से चालू हुआ n, फिर n डिजिट आगे यानी n+1 हो जाएगा। फिर जो है दोस्तों n+1 के बाद n+2, फिर दोस्तों n+3, ये सारा प्लस में है, तो n+3, फिर दोस्तों n+4, फिर n+5, फिर n+6। कितना डिजिट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और आ जाएगा, 8 तक बढ़ाना है ना, n+7, 8 बार हमने आगे बढ़ाया। देखिए अब 8 बार जब आगे बढ़ा तो n को जोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8n हो गया, 8n। अब प्लस देखिए 1 और 2, 3, 3, 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, ये हो गया 28, ठीक है। तो 8n + 28 जो आपका है आंसर, ये सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ को कैसे पढ़ना है दोस्तों, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ग्राफ को कैसे समझना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है कि इन दिनों कीमतों में क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू हो गया। जैसे तेल का दाम, अभी सरसों का तेल का दाम बढ़ रहा है, तो कीमतों में पेट्रोल का भी दाम बढ़ रहा है। तो यही बोल रहा है कि दाम जो है क्या हो रहा है, कीमत क्या हो रहा है, चीज़ों का बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है कैसे खींचा जा सकता है, ठीक है, समय के साथ बोल रहे हैं कि इन दिनों का मतलब समय के साथ आजकल जो है रेट किसी भी चीज़ का बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ को समझने के लिए दोस्तों आपको देखिए एक्स और वाई एक्सिस सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पे दिया हुआ है समय, तो इस पे हम ले लेते हैं समय,
और इस पे दिया हुआ है क्या दोस्तों, ये वाला जो लाइन है ये है आपका ये है आपका कीमत का, ठीक है, कीमत वाला लाइन है, कॉस्ट वाला लाइन है, ऊपर वाला जो ये लाइन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दोस्तों, जैसे जैसे क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो एक ही ऐसा ग्राफ होगा, देखिए ये वाला जो ग्राफ होगा ना, ये इस तरीके से, ये यही एक ऐसा ग्राफ है जो समय के साथ जो है कीमत बढ़ रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे हम समय को डिवाइड कर लिए, 1 2 3 4 5 6, इसको भी डिवाइड कर लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर समय 1 है मान लीजिए, तो कीमत भी 1 है, समय 2 है तो कीमत भी 2 है, समय कुछ है तो कीमत भी बढ़ रहा है। समय को आगे बढ़ा रहे हैं तो कीमत भी आगे बढ़ रहा है, समय को आगे बढ़ा रहे हैं तो कीमत भी आगे बढ़ रहा है, यानी कि समय के साथ कीमत आगे बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। बाकी का सब गलत कैसे है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी का गलत कैसे ये देख लीजिए। तो जो आपका सही आंसर है वो तो ये हो गया, ठीक है, सही आंसर। बाकी का गलत कैसे, देखिए यहाँ पे एक ग्राफ कैसे है, ये ग्राफ दिया हुआ ऐसे, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि जैसे जैसे समय इधर बढ़ रहा है ना, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ ये बीच में तो एक समय ऐसा है कि कॉस्ट बहुत बढ़ा, ठीक है। अब बाद में देखिए ये नीचे की ओर आने लगा, यानी कि नीचे की ओर आने लगा, मतलब कि जैसे जैसे फिर समय को हम जैसे जैसे बढ़ाते गए ना, कॉस्ट घटता गया, ठीक है। कॉस्ट क्या हो गया, घटता गया, यानी कि कॉस्ट पहले बढ़ा फिर घट गया, कॉस्ट पहले बढ़ा फिर घट गया, इसका ऐसे समझिए। फिर यहाँ पे देखिए एक ग्राफ ये है बी नंबर का, ये डायरेक्ट ऐसे है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में जो है दोस्तों, स्टार्टिंग में जो है दोस्तों कॉस्ट तो बहुत था, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया कॉस्ट जो है कम होता गया, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया कॉस्ट कम होता गया, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। लेकिन हमको बोला क्या जा रहा है कि समय के साथ बढ़ रहा है, यानी समय भी बढ़ रहा है और कॉस्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी नंबर पे देखिए, डी नंबर में क्या है, यहाँ पे देखिए डी नंबर में इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आप देखेंगे, जैसे इस समय लाइन पे चलेंगे तो आप देखिएगा दोस्तों कि ये देखिए ड्रा हम करते हैं, अगर इस तरीके से समय का ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखिए कि इनिशियल में जो है दोस्तों कॉस्ट तो है, देखिए इनिशियल में तो कॉस्ट है, शुरुआत में तो है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है कॉस्ट क्या हो जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है कॉस्ट कम हो रहा है। समय ज़्यादा कहाँ पे होगा, इधर की ओर समय ज़्यादा होगा, जितना हम इधर जाएंगे समय बढ़ेगा, जितना हम इधर जाएंगे कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे समय हम बढ़ाते जाते हैं, देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि कॉस्ट जो है घट रहा है, नीचे की ओर आ रहा है मतलब कॉस्ट घट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ग्राफ को समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों कि कुछ आम के वज़न 2 किलो 600 ग्राम है, ठीक है, और कुछ सेब 1 किलो 450 ग्राम। आम सेब की वज़न की तुलना में कितना अधिक है, दोनों को माइनस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो 2 किलो 600 ग्राम है, 2 किलो और 600 ग्राम है, ठीक है। और ये कितना है, 1 किलो 450 ग्राम, 1 किलो और 450 ग्राम। तो ग्राम वाले में से ग्राम घटाएंगे, किलो में से किलो, तो 450 और 600 ग्राम, तो यानी कि कितना हो गया, ये 150 ग्राम का अंतर हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 1 केजी, इसमें से इसको और इसमें से इसको घटा लिया, यानी 1 केजी 150 ग्राम हो गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए ये पैटर्न जो है आपको बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये पैटर्न क्या होता है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे तिल्ली से जो है एक घर बनाया हुआ है, देखिए पहले स्टेज में जो है 6 तिल्ली लगा है, कितना लगा है 6। दूसरे स्टेज में आप गिनिएगा तो 10 तिल्ली लगा है। तीसरे स्टेज में देखिएगा तो 14 तिल्ली लगा हुआ है, कितना लगा है 14 तिल्ली लगा है। तो इसका मतलब ये किस पैटर्न से बढ़ रहा है दोस्तों, 6 बढ़ रहा है पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में 10 बढ़ रहा है और तीसरा स्टेप में 14 बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि अगर इसी तरीके से 15 स्टेप तक हम जाएंगे, देखिए बोल रहा है कि 15 स्टेप तक बढ़ेंगे तो तिल्लियों की संख्या कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 6 है, इसका मतलब इसको एक फार्मूला बना लेते हैं कि 3 और गुना 3 गुना 2, ये 3 गुना 1, 3 गुना 1 और प्लस
3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले में 4, इसमें देखिए 4 है, इसमें 6 है, इसमें इसमें 6 है, इसमें 10 है और इसमें 14 है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहले स्टेज में 6 है, दूसरे स्टेज में 10 है और तीसरे स्टेज में क्या है, 14 है दोस्तों। तो 6, 10 और 14 है ना, इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तीलियों की संख्या है ये। तो अगर 15 स्टेज तक हम आगे बढ़ेंगे, 15 स्टेज तक, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है। तो 15 स्टेज में टोटल तीलियों की संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले स्टेज में देखिए हम फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि पहले स्टेज में इसे 6 तीली लगा है ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 3 गुना 1 और प्लस 3, 6 हो गया। फिर दूसरे स्टेज के लिए देख लीजिए हम फार्मूला लगाते हैं कि 3 गुना 2 और प्लस 4, 3 दूना 6, 4, 10। ठीक है, ये 4 है। फिर तीसरे स्टेज के लिए हम फार्मूला लगा लेते हैं कि 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 4, 5। ठीक है, 9, 5, 14। देखिए ठीक है, तो ये फार्मूला सही से बैठ रहा है। देखिए इसको करने से 3 एक 3 और फिर प्लस में 3, 6 हो रहा है। फिर 3 दूना 6 और 4, 10, 10 हो रहा है। फिर 3 तिया 9 और 5, 14। तो देखिए ये सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है। ये देखिए पहले स्टेज में 1 से गुना किए 3 जोड़े, दूसरे स्टेज में 2 से गुना किए 3 में और 4 जोड़े, तीसरे स्टेज में 3 से गुना किए और 5 जोड़े, यानी कि दूसरे स्टेज में 2 से गुना किए, तीसरे स्टेज में 3 से गुना किए, पहले स्टेज में 1 से गुना किए। ठीक है, अब तो इसको फिर तो 15वें स्टेज में क्या हो जाएगा, तो 15वें स्टेज में 3 को हम 15 से गुना करेंगे, क्योंकि देखिए तीसरे स्टेज में 3 से, दूसरे स्टेज में 2 से, तो 15वें स्टेज में 15 से। तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, 15 से गुना करेंगे। अब प्लस में जो ये देखिए 4 है, 5 है, तो देखिए पहले स्टेज में 3 है, तो 15वें स्टेज में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। पहले स्टेप में 3 है, तो 15वें स्टेप में 3 बढ़ के हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसे कर सकते हैं, 18 हो जाएगा। तो 15 तिया 45 और फिर 18, देख लीजिएगा कितना हो रहा है। ठीक है, ये शायद 61 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों कि एक पासे में विपरीत चेहरों पर अंकित संख्याओं का योग 7 है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मोड़ कर एक पासे का निर्माण करेगा। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि इसको अगर आप मोड़ते हो, एक पासा बनाते हो, तो ध्यान में रखना है कि जो अपोजिट है ना, उसको जोड़ के 7 होना चाहिए। अपोजिट का मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए कि अपोजिट का मतलब हो गया कि देखिए इस तरीके से है ना, एक इस तरीके से पासा बनाना है। ठीक है, ऐसे पासा बनाना है। तो ध्यान में रखना है कि ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, इसको जोड़ के 7 होना चाहिए। फिर ये साइड वाला है और इसके इस साइड वाला है, इसको भी जोड़ के 7 होना चाहिए। फिर जो है उस साइड का, इस साइड का और इस साइड का जोड़ के 7 होना चाहिए, यानी कि अपोजिट साइड जोड़ के 7 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा जो है आंसर सही होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ए नंबर में दिखाई दे रहा है कि देखिए 5 और ये 5 के इस साइड वाला 2, ठीक है, ये दोनों 7 बनाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये 4 और ये 3 जोड़ के 7 बनाएगा। ठीक है, और ये 6 ना ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम फोल्ड करते हैं ऐसे, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि ये देखिए ये 2 और ये 2 और ये 3, ठीक है, ये साइड में आ जाएगा, इस साइड ये 5 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, बाकी का देखिए 1 बीच में रहेगा। ठीक है, एक यानी नीचे वाला फेस 1 रहेगा,
फिर आपका 6 ऊपर में आ जाएगा फेस, ठीक है, और 3 और 4 जो है साइड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एक निर्माण करेगा जिसका एड जो है 7 होगा। एक क्या करेगा, आपको बोल सकते हैं कि पासा का निर्माण करेगा जो अपोजिट फेस का जो एडिशन है वो 7 के बराबर होगा, और किसी में पॉसिबल नहीं। इसमें अगर देखते हैं, देखिए 5 और 6 11 हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखिए इसमें करते हैं तो 2 1 3 ही हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, या पासा आपके घर में होगा तो उसे आप देख के चीज़ों को और क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास पासा हो, कोई लूडो वाला पासा हो, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 49532 का अधिकतम हजारवां मान क्या होगा। तो कितना है, सन्निकटम मान एक्चुअली पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि 4 है, 9 है, 5 और 3 और 2 है, ये है ना। तो इसको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए 532 से 49,000 तो पूरा है, 49,000 पूरा है। अब प्लस में क्या है, 532 है, ठीक है। तो ये जो 532 है ना, तो ये दोस्तों अगर 500 से एक भी ऊपर हो गया ना, तो इसको हम 1000 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1000। अगर 500 से एक भी कम होता तो उसको 0 लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1000, ये हो गया। तो कितना हो गया, 49,000 और 50,000 टोटल हो गया, 50,000 हो गया। इसको हम 1000 ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 500 से एक भी ऊपर हो गया और 9 से 99 तक ये सारा जो है 1000 काउंट होगा, ठीक है। ये होता है, ये नियम होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में, सन्निकटम मान में, ठीक है। तो जैसे 1 से लेके और 499 नहीं, 500 तक दोस्तों, 500 तक में 0 लेते हैं, 500 तक में 0 लेते हैं, और 501 से लेके 999 तक में हम लोग 1000 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 503 था ना, यहाँ पे 532 था ना, तो इसके लिए हम लोग 1000 लेंगे, ठीक है। तो 49,000 पूरा और 532 के जगह 1000, ठीक है। तो 50,000 जो है टोटल हो जाएगा। ये CD नंबर ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू और अरबिक संख्या पद्धति में 4 अंकों की कितने संख्या है, ठीक है। तो हिंदू और अरबिक संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है, 4 अंकों की दोस्तों सबसे छोटी संख्या है 1 पे, यहाँ पे देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पे 1 2 3 0, ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी 999, ठीक है, 999, ठीक है, ये होता है ना। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 999 और 9 है 1000 है, ठीक है। तो 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 8999 है, ठीक है। तो ये टोटल संख्या, इसमें आपको एक जो है अपने मन से जोड़ देना है। तो जो 4 अंकों की टोटल संख्या है ये आपका निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये लगभग ये 9000 के बराबर, 9000 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक ये भी आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बोल रहे हैं कि ये देखिए 2 जो है 2 यूनिट जो है यहाँ पे देखिए 2 यूनिट जो है, ये 2 यूनिट ये किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, यानी कि 2 इसमें कि ये जो 2 यूनिट ग्राफ है, ये जो 2 यूनिट ग्राफ है ये कितने के 3/4 के बराबर है, यानी कि 2x कितने के बराबर है, 3/4 के हैं। तो x जो है 3/8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 1.5 है, 1.5 का मान क्या होगा, यानी कि 3/2, 1.5 का मतलब 3/2, तो 3/2 का मान क्या होगा। तो 3/2 का जो है मान दोस्तों यहाँ पे आप देखिए,
x का वैल्यू हम लोगों ने दोस्तों निकाल लिया है 3/8। तो इसको देखिए 3/2 को हम 3/2 को जो है दोस्तों 3/8 से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं फिर क्या आता है। ठीक है, 3/2 और गुना 8/3, तो ये देखिए 4 आ गया। तो ये जो है टोटल ऐसे इस तरह के जो है 4 ग्राफ जो है आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह का ये 4 ग्राफ आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने एक बार और देख लीजिए। ये देखिए ये 2 ग्राफ जो है, सॉरी कहाँ चला गया यार, ये जो 2 ग्राफ है दोस्तों, ये 2 ग्राफ बराबर है 3/4 के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 2 ग्राफ बराबर है किसके, 3/4 के। तो एक ग्राफ बराबर हो जाएगा, एक ग्राफ बराबर हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 3/8 के। ठीक है, तो एक ग्राफ 3/8 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पूछ रहा है कि 3/2 भाग कितने ग्राफ के बराबर होगा, 3/2 भाग। ठीक है, तो 3/2 भाग हमको पता नहीं कि कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3/2 एक ग्राफ का ये वैल्यू आ गया ना, एक ग्राफ का 3/8। तो हमने क्या करना है, भागा दे देना अभी जितने को पूछा जा रहा है। तो 3/2 पूछा जा रहा है, 2 1 2 1 3/2, तो 3/2 और भागा 3/8। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 भागा 3/8 को सोल्व कीजिए तो 3/2 और 3/8। ठीक है, तो 3/2 भागा 3/8। 3/8 क्या है, एक ग्राफ है। ये क्या है, एक ग्राफ है, एक ग्राफ है। हमको पूछा जा रहा है कि इतने में कितना ग्राफ आएगा। तो 3/2 और गुना 8/3, तो 3 से 3 कट गया, 2 चौके 8, 4, यानी कि ऐसा 4 ग्राफ आएगा आपको। ठीक है, ऐसा 4 ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है दोस्तों कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर समचतुर्भुज की परिधि क्या होगा। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज है ऐसे। ठीक है, एक समचतुर्भुज है, बोल रहा है कि इसका जो विकर्ण है 6 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 8 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी कि समचतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए ये बड़ा वाला 8, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये वाला अगर 6 है विकर्ण तो ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि है तो समचतुर्भुज की परिधि क्या है। ठीक है, समचतुर्भुज की परिधि क्या है, यानी कि साइड वाला आपसे पूछ रहा है। तो साइड वाला जब पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम। ये 3 ये 4, तो ये हो गया 5, ये 3 और ये 4, तो ये हो गया 5, ये 3 ये 4 और ये 3, तो ये हो गया 5। कैसे ये हमने किया, देखिए अगर कोई किसी एक को पकड़ लीजिए, तो जैसे मान लीजिए ये वाला पकड़िए, तो देखिए कैसे किया, ये ऐसे है ना, ऐसे है ना, ऐसे है ना, तो ये 3 है और ये वाला 4 है। तो ये देखिए फार्मूला लगाइए इसको निकालने के लिए, तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 हो जाएगा टोटल, तो 25 के बदले 5 आ जाएगा √, से बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे 5 जो है जुड़ के परिधि आपको बता देगा। तो 5 10 15 और 20 सेंटीमीटर परिधि हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। समचतुर्भुज है, ये भी ध्यान रखना है आपको। कह रहा है इस शब्द की समस्या के समय राजन आमतौर पर पूछता है क्या मुझे जोड़ना या घटाना चाहिए। ठीक है, तो शब्द की समस्या के क्या मुझे गुना या विभाजन करना चाहिए, इस तरह के सवाल बताते हैं। यानी कि राजन जो है समस्याओं के समय राजन आमतौर पर पूछता है शब्द की समस्या के बारे में। ठीक है, शब्द की समस्या के बारे में पूछ रहा है, यानी कि भाषाई विकार है बच्चे में। क्या है, भाषाई विकार है। ठीक है, भाषा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना कि शब्द की समस्या उसे। ठीक है, समझने में दिक्कत, उसे कैलकुलेशन तो कर लेता है, लेकिन जब किताब में लिखा रहता है कि 2 और 7 को जोड़ो। ठीक है, जोड़ो,
तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़ना है कि उसे घटाना है। ठीक है, तो शब्द की समस्या में उसको कन्फ्यूजन है, तो ये भाषाई संबंधी विकार है, भाषाई संबंधी विकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आकार शिक्षण के समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा का योजना कर सकता है। क्योंकि आकार सिखाने के मतलब दोस्तों कि हमारे बच्चे को रेक्टेंगल सिखा रहे हैं, क्यूब के बारे में सिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मान लीजिए शंकु के बारे में बता रहे हैं, बेलन के बारे में बता रहे हैं, और भी जो भी विभिन्न आकृतियां हैं उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो टीचर ने क्या किया, बोला कि चलो आज ना थोड़ा बाहर घूम के और देखते हैं कि किस किस तरह की आकृतियाँ होता है। जैसे मंदिर हो गया, कोई मोन्यूमेंट्स है, मकान है, बिल्डिंग्स है। ठीक है, कोई भी बाहरी वस्तु है देखने वाला, उसके बारे में टीचर ने बोला कि चलो आज घुमा के देखता हूँ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चंस कि बोल रहा है कि अगर हम बच्चे को घुमाने के लिए ले जाते हैं, वो भी इस पर्पस से ताकि हम बच्चे को आकार के बारे में सिखा सके, समझा सके, तो कह रहा है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, तो ये योजना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, उसने अच्छी तरह से समय में पाठ्यक्रम का सोच पूरा किया और उसे अवकाश की ज़रूरत है। उसने अच्छी तरह से समय पे देखिए पाठ्यक्रम को समय से ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या होता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है आपका पढ़ाया हुआ चीज़ कि नहीं, और वो जो है दैनिक चीज़ों से जो है अपने जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है या दैनिक कार्य है, उससे उस चीज़ों को जोड़ पा रहा है कि नहीं। बी में देखिए, या गणितीय कक्षा में सामान्य दिनचर्या में अंतराल लेने की तरह होगा और संचार कौशल में सुधार होगा। तो यहाँ बात संचार की नहीं हो रहा है, बातचीत करने की कौशल पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का आकृति पढ़ाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आकार के बारे में, शेप के बारे में, साइज के बारे में। फिर कह रहा है सी नंबर में कि सीबीएसई द्वारा क्षेत्र यात्राएं सिफारिश की गई, यानी कि बोल रहा है कि सीबीएसई बोल रहा है कि बच्चे को भ्रमण करवाओ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सीबीएसई बोलेगा तभी हम घुमाएंगे, वो डिपेंड करता है कि हम किस पर्पज़ से बच्चे को घुमाना चाहते हैं। ठीक है, डी नंबर में है कि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है। सही बात है कि हर एक वास्तुकला में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी चीज़ हो, चिड़ियाघर है, सड़क है, फूल है, तो वो क्या है, उसका एक फिक्स डिज़ाइन है, एक कुछ न कुछ आकृति है। चाहे वो राउंड हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, शंकु शेप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ न कुछ उसका अपना एक शेप होता है। क्या होता है, अपना एक शेप होता है दोस्तों। ठीक है, अपना क्या होता है, एक शेप, पर्टिकुलर शेप होता है। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि आकार किसी वास्तुकला का एक अभिन्न अंग होता है और इस तरीके से यात्रा सभी विषयों में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2000 देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोच और तर्क एक खास तरह से शामिल है। ठीक है, तो सही बात है। नीचे दिए गए बयानों में से कौन है जो ऊपर सिद्धांत को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ठीक है, तो क्या है इसमें देखिए, बोल रहा है कि पाठ्यक्रम में प्रस्तुत करने की सामग्री लिखी हो या कक्षा के लिए गतिविधि और अभ्यास को चुना गया, ये भी होना चाहिए आपके पाठ्यक्रम में। ठीक है, बोल रहे कौन सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये तो होना ही चाहिए, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई सामग्री लिखी गई हो। सही बात है, रिटेन में भी तो लिखा होगा चीज़, तभी तो हम समझेंगे। कक्षा के लिए गतिविधि भी होना चाहिए और अभ्यास भी होना चाहिए, भी होना चाहिए। विधि होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिसके द्वारा हम सीख सकें या सिखा सकें। ठीक है, तो होना क्या नहीं चाहिए दोस्तों, जो प्रतिबिंबित नहीं करता है गणित में, वो है छात्रों को देखिए संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सेट फार्मूले दिए जाए। यानी फार्मूला अगर डायरेक्ट आप दे देते हो तो ये कहीं ना कहीं रटाने वाली बात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रटाने वाली बात हो जाएगा, रोट लर्निंग हो जाएगा, जिसको एनसीएफ बोलता है कि रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट रटाना नहीं चाहिए बच्चों को पहले कोई भी चीज़ देखने के लिए दो एक्टिविटी करने के लिए दो, फिर बच्चे को सिखाओ, समझाओ। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है दोस्तों कि गणित अभ्यास में समस्या का हल रणनीति में शामिल है। ठीक है, अगर गणित में जो है दोस्तों अभ्यास में समस्या का हल रणनीति में शामिल है। देखिए गणित में जो है अभ्यास देता है ना, कि अभ्यास 1, अभ्यास 2, एक्सरसाइज देता है ना,
एक्सरसाइज जो देता है दोस्तों गणित में, तो उस एक्सरसाइज का क्या महत्व होता है, तो देखिएगा गतिविधि आधारित दृष्टिकोण जनरेट होता है, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण जनरेट होता है। देखिए अगर यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ कि व्यापक अभ्यास के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि व्यापक अभ्यास के ही लिए जो है गति अभ्यास जो है दिया जाता है, हमारे एक्सरसाइज जो है किताबों में दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाधान पर पहुंचने के लिए एक सुराग उपयोग है, नहीं ऐसा भी नहीं है कि हम समाधान के सिर्फ उपयोग के लिए जो है अभ्यास गणित में दिया जाता है, और ना ही अनुमान के लिए दिया जाता है। तो सही ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण, ठीक है। गतिविधि आधारित दृष्टिकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि गणित में एक नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है, ठीक है। नैदानिक परीक्षण क्या होता है कि सपोज कीजिए कि टीचर यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहा है, टीचर क्या कर रहा है, बोर्ड पे पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, और एट अ टाइम आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। टीचर ने बीच बीच में क्या करता है, बच्चे से पूछता भी रहता है, बच्चे से पूछता भी रहता है कि बच्चे ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है, पढ़ाने के दौरान ही। तो बच्चे अगर बोल दिए कि सर ये दोबारा से बताओ, मुझे समझ में नहीं आया, या टीचर ने पता किया कि बच्चे को शायद ये समझ में नहीं आया होगा, तो ये जो तरीका होता है ना, नैदानिक परीक्षण इसको बोलते हैं, ताकि बच्चे टीचर क्या करता है, बच्चे से पता कर लेता है कि क्या चीज़ समझ में नहीं आया है, और उसे फिर दोबारा से दूसरे तरीके से बच्चे को बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, बच्चे की समझ में अंतर का पता करने के लिए, या माता पिता को प्रतिपुष्टि देने के लिए, प्रगति रिपोर्ट भरने के लिए, या अंत अवधि परीक्षा के लिए, प्रश्न पत्र योजना के लिए। देखिए ये भी नहीं होगा, प्रश्न पत्र योजना के लिए भी नहीं करना, प्रगति के लिए होगा, प्रगति रिपोर्ट की बात किया जा रहा है, रिपोर्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना ये अंत अवधि की परीक्षा है, ठीक है। ये लास्ट परीक्षा की बात नहीं हो रहा है, माता पिता की पुष्टि के लिए भी नहीं है। तो ये हम क्यों करते हैं, बच्चों की समझ में अंतर का पता करने के लिए, यानी कि बच्चे क्या समझ रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या समझ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वही बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ के लिए हम नैदानिक यानी कि उपचारात्मक भी इसको बोलते हैं, रेमेडियल टीचिंग इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, उपचारात्मक भी बोलते हैं, उपचारात्मक भी आपसे पूछा जा सकता है, उपचारात्मक, ठीक है। रेमेडियल भी बोलते हैं इंग्लिश में, रेमेडियल, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग इसी को बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। इससे हम बच्चों में ये पता करना चाहते हैं कि बच्चे क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हम एक्चुअली पता करना चाहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों, क्षेत्रफल की अवधारणा को लागू करने के लिए एक शिक्षक शुरू कर सकते हैं। तो देखिए इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हथेली क्षेत्रफल अगर सिखाना है तो आप सिंपल हथेली है, पत्ता है, पेंसिल है, नोटबुक है आदि बहुत तरह की जो है चीज़ होता है जिससे हम क्षेत्रफल के बारे में विद्यार्थी के साथ चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो हथेली का भी अपना एक क्षेत्रफल, अपना एक साइज़ है दोस्तों। पत्ता है, पत्ता का भी अपना एक साइज़ है। पेंसिल है, पेंसिल भी एक बेलन की तरह होता है, ठीक है। तो ये भी एक क्षेत्रफल के लिए हम इसे प्रयोग कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। नोटबुक एक आयत की तरह होता है, नोटबुक, ठीक है, ये वर्ग की तरह होता है। तो इसके लिए इससे भी हम बच्चों को क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हम लोगों ने इस बार अभी हम लोगों ने दोस्तों 2012 का पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र सीटेट का हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। सीटेट का प्रश्न पत्र मैथ का चर्चा किया। ये पेपर 1 के लिए है और कुछ क्वेश्चंस जो है आपका पेपर 2 में भी इसी टाइप से पूछा जाता है। तो मेन ये पेपर 1 के लिए दोस्तों, तो ये सारा क्वेश्चंस रिपीटेड होता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारे साथ जुड़ें अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।